और ये भी बताएं जो लेसिक की शुरुआत आपने की है, यानी कि कैटरैक्ट ऑपरेशन थ्रू लेज़र। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद दे दूं कि मेरे पसंदीदा एक्टर को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मंच पे बिठा दिया। बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ हम लोग साथ साथ जवान हुए थे और आपकी फिल्में जो हैं जी अनुभव जी और मैंने देखा एक जी इनोसेंट शेखर सुमन को। थैंक यू। तो कोविड के पहले भी आँख की बीमारियां बहुत थी, ऐसा नहीं था कोविड के पहले बीमारियां नहीं थी। जब से ये मोबाइल आया है ना, जो शिक्षा वाले लोग तो वही बैठे हुए थे, लोग राहुल जी सब लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मोबाइल की वजह से हुई है। मोबाइल में जब से बच्चों ने देखना शुरू किया है तब से उनको दूर देखना ही बंद हो गया कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब दिन भर मोबाइल में देखो, सारा काम मोबाइल पे कर लो, स्कूल जाना है तो कार से चले जाओ, स्कूटर से चले जाओ। अब वो पैदल चलने वाला ना काम है ना दूर देखने की ज़रूरत है। तो जो प्रॉब्लम आँखों की आ रही है मोबाइल की वजह से, और उसमें लगा दिया जो सुहागा लगाते हैं हम लोग, उसमें और ख़राब कर दिया, वो कर दिया कोविड ने कि घर में कन्फाइनमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। और घर में कन्फाइनमेंट होकर के सारा काम मोबाइल पे और ऑनलाइन एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लोगों के घर में जो मोबाइल थे, स्मार्टफोन थे, उसका स्क्रीन भी बहुत खराब हुआ करता था। एक अच्छे मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन होता है, उसकी फॉन्ट साइज होती है, वो तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा स्क्रीन लोग यूज़ करते हैं कि आंख फाड़ के भी देख लो तो उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अब बच्चों की मतलब ये है, उनकी शक्ति है, वो बच्चों में उतनी ताकत होती है उनकी आंख में कि वो खराब से खराब फॉन्ट को भी देख लेते हैं। वो ताकत होती है बच्चों में, जो उम्र के साथ साथ हम लोग की कम होती आती है। तो उन्होंने देख तो लेते हैं, लेकिन जोर बहुत पड़ा। और जब जोर बहुत पड़ा तो क्या हुआ कि नज़दीक की रोशनी तो बच गई उनकी, नज़दीक की लाइट तो उनकी ठीक रही, लेकिन दूर का चश्मा लग गया। तो मायोपिया का एक्सप्लोजन हो गया। पूरी दुनिया में मायोपिया का बम फट गया पूरा। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, केवल भारत में नहीं है, ये सारे जिन लोगों ने मोबाइल बनाया, जिन लोगों ने आईफोन बनाया, बहुत बड़े बड़े फ़ोन बनाए, सबके बच्चे चश्मा लगाने लगे। और कोविड के बाद तो एकदम धुआंधार। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी हो गया? अब लोग भी धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि मोबाइल बहुत ज़्यादा एक स्पेस आपकी ज़िंदगी का ले रहा है, बहुत सारा अटेंशन, और उससे बहुत तरह की कंसंट्रेशन की बीमारी, या जो बैठे रहते हैं आईपैड्स पे, मोबाइल पे, पीछे स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी या आँखों की बीमारी, ये सब बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करना बंद करना चाहिए। अभी ठीक इसके पहले बड़ा बढ़िया सेशन चला, वो देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आगे बैठे। हाँ, कि ठीक इसके पहले एक बहुत शानदार सेशन चला, इसमें जबरदस्त बात मसाले पे हो रही थी और जबरदस्त बात स्टार्टअप एजुकेशन, होम एजुकेशन पे हो रही थी, एट होम पढ़ाने वाली बात। तो इतनी जबरदस्त मार्केटिंग के ज़माने में, आज का जो ज़माना है जबरदस्त मार्केटिंग का ज़माना है, इसमें अगर कंट्रोल करना है तो खुद करना होगा, खुद कंट्रोल करना होगा। मोबाइल कितना चलाना है, बच्चे को कितना मोबाइल देना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप कंट्रोल करेंगे। बाकी न मोबाइल बेचने वाला रोकेगा आपको मोबाइल यूज़ करने से, न दुकान वाला रोकेगा, न कोई नहीं रोकने वाला है आपको। सब कहेंगे यूज़ करो, चाहे उसकी वजह जो भी हो, चाहे वो आपका एजुकेशन ऑनलाइन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, रोकना होगा अगर मोबाइल को, और रोकना जरूरी है। और सिर्फ आप रोकेंगे, और आप कोई रोक सकते हैं, नहीं तो इस मामले में दूरदर्शिता भी जो है खत्म हो जाएगी। लोग दूर का जो सोचते थे ना, वो सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह से ये परेशानी उभरने वाली। जायसवाल जी, ये जायसवाल साहब, ये टीबी और श्वास रोग विशेषज्ञ, आपने कब से ये जो क्लिनिक है आपका, क्लिनिक भी नहीं है, हाँ क्लिनिक ही कह लें, लंग प्लस क्लिनिक जो है, कब इसकी शुरुआत हुई? और एक सवाल यह है कि इसी से जुड़ा है कि क्या दमा का इलाज जिंदगी भर चलता है या ये कुछ पलों के लिए होता है? और ये जो लोग जो अक्सर जो इनहेलर लेते रहते हैं, क्या वो आदत में तब्दील हो जाता है? पहले क्लिनिक के बारे में बता दें जरा। सर, मैं 2012 से एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा हूँ।
तो आई एम फॉर्चुनेट टू वर्क विथ इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर चेस्ट मेडिसिन। तो सर लंग्स प्लस क्लिनिक पूर्वांचल में मैंने 2 साल पहले स्टार्ट की, और इन व्यू की पूर्वांचल में सभी जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक फॉर चेस्ट डिजीजेस वो एक सेटअप पे मिले लोगों को, और इसी को देखते हुए भी बच्चों के लंग फंक्शन टेस्ट और बुजुर्गों के लंग फंक्शन टेस्ट जो कि एडवांस लंग फंक्शन इम्पल्स ऑसिलोमेट्री सिस्टम को भी हमने इंट्रोड्यूस किया टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन लंग। और इसके अलावा स्लीप हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि हो रही, अभी हमारा डिस्कशन जो पहले के टॉपिक्स पे था, कहीं ना कहीं वी आर स्लीप डिप्राइव्ड। स्लीप डिप्राइव्ड, यस, दैट्स वाई जो बॉडी को और सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स होता है वो कम होता जा रहा है। अभी पिछले जो टॉक्स थे आपने 2 बार यंग्स डेथ हो रही हैं क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड हो रहे हैं टू, और दूसरा सर ने अभी जो बोला ब्लू लाइट के इफेक्ट से हमारी आंखों का एक फंक्शन होगा जो कि सर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। रेटिना से ब्रेन को एक स्टिमुलस जाता है, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। तो पहले जब एडिसन के पहले जब बल्ब नहीं था तो एडिसन सर ने बल्ब दे दिया कि जागो, और फिर और सर आए जो आईफोन पकड़ा गए कि अब बल्ब के अलावा बल्ब बंद हो जाए फिर रात भर जागो आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि सेलुलर लेवल डिटॉक्सिफिकेशन कम हो गया और हमारी स्लीप कम हो गई, तो इससे अचानक से सडन डेथ बढ़ गई हैं, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी बढ़ गई हैं। जो लोगों को सडन होती है उन्हें पता कि कुछ था नहीं, हो क्यों गया, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। और इसके ब्लू अलावा लाइट से नींद में डिस्टर्बेंस आता है। यस सर, इसीलिए हम डेफिनेटली, लोग ब्लू फिल्टर यूज करते हैं। ब्लू लाइट से आपका मेलाटोनिन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता नहीं, तो आपकी बॉडी के सेलुलर लेवल में पता ही नहीं चलता कि आपके सोने का टाइम हो गया। बिफोर लाइट्स ये सन जैसे सनसेट हो रहा है तो उस समय हमारी बॉडी को लाइट्स कम मिलती थी चारों तरफ, लोग जल्दी खाना बना के सोने लगते थे। नाउ इट्स टाइम कि वो अब बेड में लाइट बुझी हुई लेकिन फोन पे लाइट लेके लगे हुए हैं, तो नाउ बॉडी नोज थ्रू योर आईज कि क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में। करेक्ट। तो बॉडी को मैसेज आ रहा है कि स्टिल यू आर अवेक। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। यस सर, तो सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन और रिलैक्सेशन का टाइम कम हो गया है। हाँ, दैट्स व्हाई द थिंग्स। डॉक्टर जायसवाल एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जी। अगर आप अपने बाथरूम में लाइट जला के छोड़ दीजिए, हाँ। 24 घंटे लाइट जला के छोड़ दीजिए, और बाथरूम की फ्रेग्रेंस को, बाथरूम में जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया मच्छर मक्खी सब खत्म हो जाएंगे। केवल 24 घंटे बाथरूम को लाइट जलने दीजिए, करके देख लीजिए, उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। अगर दिन भर वो लाइट में रहेंगे बैक्टीरिया, वो उनकी डुप्लीकेशन उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपने आप ही आपका बाथरूम फ्रेश रहेगा, केवल लाइट जला के छोड़ दीजिए। इट इज सो टॉक्सिक। तो ध्यान देने वाली बात है, अपने बाथरूम पे फिर से एक बार निगाह डालिए और उसका लाइट जो है 24 घंटे तक ऑन करके देखिए क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में। सर, और रही ट्यूबरकुलोसिस की बात, आपने बोला अस्थमा की बात। अस्थमा दमा। सर आप अस्थमा जैसे ही किसी को बोलोगे, बच्चे अब छोटे बच्चों को लेके आते हैं, हाँ। सर इसकी सांस फूल रही है, सीटी जैसी आवाज आ रही है। करेक्ट। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, यस सर, वीजिंग जिसे बोलते हैं हम, तो उसमें माँ बाप को लगता है कि कुछ मतलब भयानक सी बीमारी। आपको ये बता दूं 10% गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियाड के दे वेयर अस्थमेटिक। अच्छा। इवन हमारे जो कुछ फेमस स्टार्स हैं, डेविड बेकहम फुटबॉलर, यू नो, बच्चन साहब, डेविड बेकहम फुटबॉलर, अमिताभ बच्चन जी को है। हाँ, उनको भी है सर। यस, फिल्म लगत में है। और सर पीटी ऊषा और सौरभ गांगुली। सो ये अस्थमेटिक इन्होंने सबसे एक्सर्शनल वर्क अस्थमा रहते हुए भी किया है। तो अस्थमा इज अ कॉमन प्रॉब्लम, बट इसको डायग्नोसिस अगर टाइम से करा के रेगुलर दवा लेते हो तो आप रेगुलर नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हो। और इसका जो लोकल इलाज करते हैं, सुना बचपन में कि फला दिन जब चांद निकलता है तो उसके नीचे खीर रख दीजिए और फिर उसको सुबह खाइए तो आजमा ठीक हो जाता है। हैदराबाद में कोई एक मछली खिलाते हैं, उससे ठीक हो जाती है। ये सही है ये सर? अभी साइंस क्या होता है ना, एविडेंस बेस्ड होता है। वी नीड टू एक्सपेरिमेंट इन लैब। अब हो सकता है मे बी समबडी गॉट रिलीफ, कुछ मेडिसिनल शायद कुछ होगा लेकिन उसमें। उसे हम मास लेवल पे नहीं दे सकते।
और सभी कॉमनली हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं जो कि सभी पे लागू हो सकते जी जी। और दूसरी बात जो हम कर रहे थे, जो इनहेलर लोग लेते हैं, यस, दैट्स कॉमन प्रॉब्लम। वो इज इट एडिक्टिव और वो क्या उसकी आदत लग जाती है या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? सर कॉमन सेंस है कि एडिक्शन कम्स फ्रॉम एडिक्टिव मेडिसिन, एडिक्टिव ड्रग्स। अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है, तो इसके लिए ट्रिगर हवा में होते हैं। क्योंकि हम हर समय सांस ले रहे हैं तो ये बीमारी लंबी चल सकती है। तो अब बीमारी लंबी चल रही है, इसका मेडिकेशन भी लंबा चलेगा। लेकिन जो सबसे सेफ मेडिकेशन है, हम ये देखेंगे अगर आँख की प्रॉब्लम है तो हम आई ड्रॉप्स डालते हैं, कान की प्रॉब्लम है ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, और स्किन की है तो लोशन लगाते हैं। तो ऐसी ही जो एडवांस ड्रग है लंग्स के लिए, वो सीधे लंग्स में जाती है। आप लोग में से कितनों को पता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? आप लोगों को मालूम है क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? हैं? आपको पता है, एक दो लोगों को मालूम है, आपको पता है, बाकी लोग बहुत अनजान हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक लिफ्ट में चढ़ें जिसमें सिर्फ 4 ही आदमी अलाउड हैं, उसमें 10 चढ़ जाएं और आपको ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा, लिफ्ट टूट जाएगी, हम मर जाएंगे? ऐसा एहसास होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया कि अब सांस रुक रही है, ज़्यादा लोग आ गए, भीड़, ऐसा एहसास होता है कभी किसी को? तो अगर होता है तो दैट इज नोन एज क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, कहीं ऐसे भीड़ से संकुचित जगह पे या संकीर्ण जगहों पे जाने से डरते हैं लोग, लिफ्ट में जाने से डरते हैं, कहीं भी वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? सर क्लॉस्ट्रोफोबिया तो माइंड गेम है। आपका माइंड कितना पावरफुल है कि वो आपको ऐसा होता है, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ये एमआरआई से रिलेटेड चीज़ है। बेसिकली जब आप एमआरआई आपने कभी कराया है या किसी के बारे में सुना है, ले गए हों आप उसको? वो एमआरआई से इतना डरते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि वो अंदर डाल देगा मशीन के अंदर हमें, और ऐसा ऊपर कुछ होता है सर के, जो जब आप एक क्लोज, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। अब तो खैर खुला भी बनाने लगे हैं, पहले लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते थे। तो रूटीन लाइफ में नॉर्मली पर्सन्स को आदत नहीं होती उतने छोटे से स्पेस में जाने की, जैसे लगता है कोई ताबूत में आ गए। मेरे को है क्लॉस्ट्रोफोबिया, ताबूत में आ गए और उनको ऐसा लगता है जिंदा दफन कर दिया है। बहुत डरते हैं लोग, बहुत। और वो उसी में उठना शुरू कर देते हैं मशीन के अंदर, और वो मतलब उसके अंदर जा ही नहीं सकते दोबारा। तो ये फीलिंग हो जाती है कि हम जाना ही नहीं चाहेंगे, कुछ और करा लीजिए डॉक्टर साहब, हम ये करा ही नहीं बोलते हैं मर जाएं, इसके अंदर नहीं जाए। हाँ, तो उस चीज के लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लाया। हम लोग ने भी माइंड गेम खेला। इनोवेशन इसी को कहते हैं। बिल्कुल। इट स्टार्टेड इन यूरोप। वहां पे पहली बार इस टेक्नोलॉजी को देखा गया कि अगर आप उस स्पेस की फीलिंग खत्म कर दें तो पेशेंट को या किसी को भी पता ही नहीं चलेगा आप उस स्पेस में। आपको एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करना होगा, जो उसको ये दिखाए कि आप एक क्लोज्ड स्पेस में नहीं है, आप एक ओपन स्पेस में हैं। सो वी हैव अ टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं इनबोर एक्सपीरियंस। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक वर्चुअल कैमरा देते हैं विथ म्यूजिक सिस्टम, जो हेडफोन होता है, और एक सामने मिरर होता है जो रिफ्लेक्ट करता है पूरी एक स्क्रीन को। तो आपको पता नहीं चलता आप बोर के अंदर चले गए। तो बच्चे या जो डरते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, वो करा लेते हैं इजीली। आपने अब तक कितने ऑपरेशंस कर लिए हैं आंखों के? करीब 1 लाख से ऊपर? मैं 88 से कर रहा हूँ। 88 से? मैं 60 बॉर्न हूँ जी। 88 से कर रहे हैं, तो हर साल कर रहा हूँ। हर साल कितने ऑपरेशंस हो गए आपके? फ्री भी करता हूँ, पेड भी करता हूँ, कैंप भी करता हूँ। तो मतलब हर साल बहुत सारे फ्री ऑपरेशन भी करता हूँ। फ्री? वही मैं पूछना चाह रहा था, फ्री आप करते हैं? हाँ, फ्री भी करता हूँ। कैंप लगाते हैं? हाँ, बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मतलब डॉक्टरी में जो सारी लड़ाई है वो सिर्फ इस बात की है कि जो पैसा नहीं दे सकता उससे पैसा मत लो, तो कोई लड़ाई नहीं होगी। जो दे सकता है उससे ले लो, कोई लड़ाई नहीं होगी। तो जो नहीं दे सकता उसका भी करो, जो दे सकता है उसका भी करो। तो 1 लाख हो गया ऑपरेशन करीब। कैसे पता चलेगा? देने वाला कह देगा मैं नहीं दे सकता हूँ। वो उतनी सच्चाई होनी चाहिए, उतनी सच्चाई दोनों तरफ से। आपने रेट आपने रखा है ना जी, आपने रेट रखा हुआ है कि भैया हमारा रेट है। जैसे डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब मेरे ऑपरेशन कराए बैठे हैं ऑडियंस में। ये हमारे 20 साल पुराने पेशेंट, इन्होंने ऑपरेशन कराया मेरे यहाँ। तो ये आते थे, मिलते थे, इनको सब पता था। उसी हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास की बिल्कुल कुछ नहीं होता है, उनको हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं। उनको बोलते हैं भैया आप इस दिन आ जाओ, उसका भी काम करते हैं। तो 1 लाख तो अब मतलब 32 साल हो गए सर। जी जी जी। आपको सबसे ज्यादा दुख कब होता है? सर दुख उस बात पे होता है जब हम किसी मरीज को ये कहते हैं कि
हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी आंख में रोशनी आने का अब कोई उपाय नहीं है। तो जब ये बात, एक तो बहुत कम बोलते हैं ये बात, मतलब कोशिश करते हैं कि ना बोलना पड़े, कुछ ना कुछ कर दें, कहीं रेफर कर दें, किसी दूसरे के पास भेज दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये ना बोलें। लेकिन जब ये बोलना पड़ता है, जी मैं समझ सकता हूँ, आंखों से आंसू मैं निकल समझ जाता सकता है। हूँ कि किसी when the कोई भी हो patient realizes it's the end of the road और डॉक्टर्स को भी ये कहना पड़े। मतलब 22 साल की लड़की आती है और ऑप्टिक एट्रोफी हो गई है आंख में, और उसको एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे बोलना पड़ रहा है कि अब इसका कुछ हो भी नहीं सकता है, तो सोच के लगता है कि 22 साल की लड़की है तो जीवन, तो बहुत दुख होता है उस बात। और सुख और अच्छा तब लगता है, हमेशा दिलासा देते हैं। नहीं दिलासा नहीं देते हैं सर, नहीं मतलब सही दिलासा, सही माने में अगर भरोसा रखें कि सर आप अच्छे हो ऐसा जाए। है कि जो हमारे कलीग बहुत सारे बड़े बड़े अस्पतालों से बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तुम्हारी रोशनी नहीं आएगी, ऐसे कम से कम 10 मरीजों का मैंने ऑपरेशन किया है जिनको कई सेंटर से मना कर दिया गया था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ। उनको मैंने ऑपरेशन किया अपने यहाँ, और कह के किया मैंने कि कोई पैसा मत देना भाई, कोई एडवांस पैसा मत देना, ऑपरेशन करने का मौका दे दो, अगर लाइट आ जाएगी तो आके ईमानदारी से दे देना। उनका किया मैंने ऐसे 10 लोगों का, और उससे बड़ा सुख मुझे आज तक जिंदगी में नहीं मिला। वो मेरी जिंदगी है, बहुत को वो मेरी जिंदगी है जो कि मुझे एनर्जी देती है। अब एक और मैं उसी पे करता हूँ। एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ, फिल्मों में आंखों को लेके बहुत सारे गाने बनाए गए, 5 ऐसे गाने बताइए जो आंख पे हैं और आपको बहुत पसंद है। सर बिल्कुल, एक तो मैं बता देता हूँ कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या? फैज अहमद, हाँ ये फैज साहब का है, बहुत ही जबरदस्त। और ये शरबती आंखें, ये शरबती आंखें गा के सुनाएंगे क्या? अब जरा कोशिश करें। हाँ थोड़ा प्रोफेशन से बाहर निकल के भी थोड़ा एंटरटेन होना बहुत जरूरी। अच्छा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वो सुनाए हमें जरा। मैं शुरुआत करूं? हाँ नहीं, आप बिल्कुल शुरुआत करिए सर। देखिए एक बात मैं कहूँगा आपसे जी, कि डॉक्टरी के काम में जो 12-13 घंटे जो हम लोग डॉक्टरी करते हैं ना, तो ये खत्म हो जाता है। ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये नहीं खत्म होना चाहिए, ये नहीं खत्म होना, खत्म नहीं होता है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी बिल्कुल। चलिए कुछ याद आता तो मैं फिर याद करके सुनाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तो इन लोगों से, अब आप लोगों से सिर्फ आपने लैसिक के बारे में पूछा था, मैं जवाब उस समय नहीं दे पाया था। हाँ जी। तो लैसिक हम लोग की जो एक मशीन है जो यंग लोगों का चश्मा उतारती है, जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, यंग पेशेंट है, चश्मा लगा रहा है, उसकी आंख में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल उसको बस ये है कि चश्मा लगा रहा है और 6x6 दिख रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। वो मरीज हमारे पास आता है और कहता है कि मेरा चश्मा हटवा दीजिए। तो बनारस में 2013 में मैंने एक मशीन लगाई, लैसिक की मशीन लगाई, तो उस समय घर में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, वाइफ से झगड़ा हुआ, पिताजी से झगड़ा हुआ, भाइयों से झगड़ा हुआ कि तुम जो है 4.5 करोड़ की मशीन को खरीद रहे हो और तुम ऑलरेडी 50 साल के हो चुके हो, इसका कर्जा कब चुकाओगे तुम? और ऐसा कौन सा बिजनेस होता है कि 4.5 करोड़ की मशीन खरीदो और 5 साल के बाद उसको किलो के भाव से बेच देना? कंप्यूटर है, इट्स ए कंप्यूटर, 5 साल के बाद कबाड़ के